हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टी मींस केमिकल रिएक्शन। इन दिस लेक्चर we particularly discuss about the chemical reaction of halo alkanes, and if you are new you can subscribe my channel. केमिकल रिएक्शन, किसकी रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग? हेलो एल्केन्स। ओके, तो हमको इसमें मेनली तीन टाइप की रिएक्शन डिस्कस करनी है। फर्स्ट हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड थर्ड है हमारी रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, तो हमको ये मेनली तीन रिएक्शन डिस्कस करने। कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। हम ट्राई करते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन पहले कंप्लीट करने का। ओके, तो इससे समझते क्या क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक जाएगा तो ये पर्टिकुलर पार्ट चला जाएगा हमारे कंपाउंड का, और दूसरा आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना। एलिमिनेशन का मतलब वहां से रिमूव होगा, कुछ नया नहीं है। बट इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट रिमूव हो रहा है, सेकंड देन कोई न्यू आएगा। और यहाँ तो आपको पता है किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम? मेटल्स के साथ। फॉर एग्जांपल सोडियम होगी, पोटेशियम होगी, ये सारे हमारे मेटल है। रिएक्टिव मेटल के साथ हम इसके रिएक्शन कराएंगे। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास हेलो एल्केन में क्या होता है? हेलो एल्केन में हमारे पास CH बॉन्ड होता है और इसके ऊपर कौन अटैच करने वाला है? हमारा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको याद होगा, मैं नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूँ आपको, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल इज दैट स्पीसीज व्हिच अट्रैक्ट फ्रॉम न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होती है? न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होती है। तो पॉजिटिव से कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव से किसको लव होगा? जिसका खुद का चार्ज आइदर नेगेटिव हो या जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, लोन पेयर हो, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के हो सकते हैं आपके। कौन कौन से? या तो उनके पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, या उनके पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। नेगेटिव चार्ज फॉर एग्जांपल OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। वाटर भी आपका न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। और क्या एग्जांपल हो सकता है? अमोनिया हो सकता है, NH3, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल कोई भी नेगेटिव वाला ले लो, I माइनस, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो बात क्लियर हुई बच्चों कि न्यूक्लियोफाइल आपके दो टाइप के हो सकते हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो सोचने की बात है, अटैक होगा। हमको पता है ये बॉन्ड क्या था? पोलर बॉन्ड का। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और न्यूक्लियोफाइल का सिंबल है Nu माइनस। क्यों लगाया हमने माइनस या लोन पे? क्योंकि हमको पता है कि ये क्या होता है? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये किससे अटैच होगा? ये पॉजिटिव से अटैच होगा। तो जब कोई नेगेटिव वाला आएगा तो जाएगा भी कौन? नेगेटिव वाला। तो मतलब ये X जो है हेलोजन है, वो यहाँ लिविंग ग्रुप है, वो इसको छोड़ के चला जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो ये प्रोसेस कुछ इस टाइप से होगी कि जो कार्बन है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और हमारा X माइनस यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिक आइडिया ये, ठीक है, कि क्या होगा? CH बॉन्ड होगा, न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करेगा, X यहां से चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहां आ जाएगा। बट ये जो प्रोसेस है ये दो टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN1 एंड SN2। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग इन दोनों में डिफरेंस देखते देखते पहले तो हम प्रोसेस समझेंगे कि SN1 SN2 में प्रोसेस क्या होगा। चलो तो देखते हैं। फर्स्ट SN1 को देख लेते हैं। SN1 में क्या है? ये हमारा CH है और हेलो एल्केन में कार्बन के पास 3 बॉन्ड और होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है चार्ज पार्शियली नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो X हमारे गर्लफ्रेंड के जैसी होती है, छोड़ के जाती है तो मीन चैन ना, गिफ्ट सारे वापस ले जाती है। तो इनमें क्या पहले से ब्रेकअप होने वाला लग रहा है, क्योंकि पहले से क्या हो चुकी है? पोलैरिटी आ चुकी है, जो इलेक्ट्रॉन है वो X की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ ब्रेकअप पहले होता है, फिर नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो होगा क्या? यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको? यहाँ हमारे पास कार्बोकेटाइन आएगा और X माइनस अलग हो जाएगा, ये गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के जा चुकी है।
ना, हाइड्रोजन हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, कभी भी छोड़ के जा सकता है। तो ये X माइनस जब निकल गया तो ये कार्बन के पास चार्ज कैसे आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, अब इसके पास इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल चाहे तो फ्रंट से अटैक कर सकता है, चाहे तो बैक से अटैक कर सकता है, कहीं से भी अटैक करेगा, इसके ऊपर ज्वाइंट हो जाएगा और ये हमारी प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं कितने स्टेप में कंप्लीट हुई है, 2 स्टेप में कंप्लीट हुई है। और जो ब्रेकअप होता है ना, वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठे आपको मैसेज है ब्रेकअप का खत्म, नहीं, आपको पहले बताया जाता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने उस दिन ये किया था। ठीक है, धीरे धीरे होता है, पहले कुछ लड़ाई होती है। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये क्या है, स्लो है। ठीक है, तो आपको याद होगा जो स्लो स्टेप होता है वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यही स्टेप हमारा क्या है, RDS। ठीक है, चलो SN2 को समझते हैं। SN2 में क्या होता है, SN2 में क्या है, तो यहाँ पे इनकी लड़ाई तो स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे पोलैरिटी आ चुकी है, अपोजिट पोलैरिटी आ चुकी है, बट ब्रेकअप नहीं। और जो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये ट्राई कर रहा है इस पे अटैक कर रहा है, इसका चार्ज नेगेटिव है, कार्बन पे अटैक करना चाह रहा है। तो क्या लगता है, फ्रंट से अटैक करेगा? अरे नहीं करेगा, लड़की सामने है तो दूसरी वाली लड़की सामने से थोड़ी आएगी, वो कहां से अटैक करेगी, पीछे से करेगी, इसको थोड़ी पता लगने देगा। समझ रहे हो ना, नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगी, तो ये फ्रंट से तो अटैक कर नहीं सकता, ये कहां से अटैक करता है, ये बैक से अटैक करता है। ठीक है, ये कहां से अटैक करेगा, बैक से। तो अब क्या हो जाएगा, बेचारा कार्बन हो गया कंफ्यूज ना, पर कार्बन बहुत लॉयल है। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। ठीक है, X के साथ बॉन्ड ब्रेक होने लगता है और न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनने लगता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ बॉन्ड बनने लगता है और X के साथ बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। बट हमने क्या बोला, कार्बन हमारा क्या है, लॉयल है। ठीक है, कार्बन लॉयल है, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हुआ क्या, फाइनली न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया और X माइनस आ गया। ठीक है, दोनों प्रोसेस में हुआ वही कि X में क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, बट प्रोसेस दोनों में क्या है, डिफरेंट है। यहाँ क्या है, एक स्टेप में प्रोसेस होगी, ये मत सोचना ये 2 स्टेप, ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, X निकल रहा होता है। तो फाइनल प्रोसेस जब खत्म होती है तो X निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। तो ये प्रोसेस हमारी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई, जबकि इसको क्या लग रहा है, 2 स्टेप लग रहा है। चलो डिफरेंस देखते हैं। SN2 में क्या है, स्टेप कितने हैं, 1 है। SN1 में कितने स्टेप है, 2 स्टेप है। ओके, देन बात करते हैं ऑर्डर की ना, ऑर्डर की। ये रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करेंगे, ये रिएक्शन में एक ही स्टेप है, तो ये जो रिएक्शन की रेट होगी वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी और RX की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी, हेलो एलिमेंट पे। तो इसकी जो रेट है वो डिपेंड करती है RX पे भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी। ठीक है, जबकि जो SN1 रिएक्शन है इसकी रेट किस पे डिपेंड करेगी, आप सोचिए आराम से। हमने बोला इसमें 2 स्टेप, ये हमारे स्लो स्टेप है, यही RDS है, यही रेट को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो इसमें कौन है रिएक्टेंट, ये है। आपको रेट लो याद है ना, रेट लो क्या था, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ रिएक्टेंट कितना है, एक ही है, कौन, RX। तो समझ आ जाए इसकी मोलिकुलरिटी हमने 1 क्यों बोली, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे स्लो स्टेप में वही उसकी क्या है, मोलिकुलरिटी है। तो इससे ओनली कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, RX कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल नहीं कर रहा है, तो इसका ऑर्डर भी 1 है और मोलिकुलरिटी भी क्या है, 1 है। बात समझे, और इधर हमारा ऑर्डर 2 है, मोलिकुलरिटी भी क्या है, 2 है। ठीक है, चलो अब इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, कौन स्लो रिएक्शन देगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बैक साइड से अटैक हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, जो जितने बड़े होंगे रिएक्टिविटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए ग्रुप छोटा है तो न्यूक्लियोफाइल इजी से अंदर चला जाएगा। तो बच्चों आप याद रखना कि जो SN2 में क्या है, बैक साइड से अटैक हो रहा है, जबकि SN1 में क्या हो रहा है, फर्स्ट कार्बोकैटायन बन रहा है फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, फ्रंट से भी कर सकता है और बैक से भी कर सकता है। तो इसमें हमको रिएक्टिविटी देखनी है, तो मैं ये हटा रहा हूं, पर आप दिमाग में रखना। ठीक है, फिर हम रिएक्टिविटी देख पाएंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, देन हमने लिया R
आर आर एक्स। ओके, ये साइड का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, इसकी डिग्री क्या है, ये हमारा प्राइमरी है क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसे एक कार्बन अटैच है, ये हमारा सेकेंडरी है, ये हमारा टर्सरी। ठीक है, तो हम इनमें कंपेयर करने का ट्राई करते हैं कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होने वाली है। SN2 में फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझो, होता क्या है, बैक साइड से अटैक होता है। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बैक से आएगा। अब बैक से आएगा तो ग्रुप जो होने चाहिए, जब यहाँ से एंटर करना चाह रहे हो तो ये जो ग्रुप होने चाहिए छोटे होने चाहिए। तो देखो सबसे छोटे ग्रुप का है, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप आगे, बड़ा आर आगे, यहाँ पे 2 आर आगे और यहाँ पे हमारे 3 आर आगे। यहाँ से घुसना टफ होगा, क्यों, आर एक बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो अब सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, यहाँ पे हमारा CH3H देगा, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, लास्ट टर्सरी। तो यहाँ सबसे स्लो रिएक्शन कौन देता है, टर्सरी देता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग SN1 की। SN1 में क्या हो रहा था, SN1 में हमारा जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट बन रहा था कार्बोकेटाइन। याद है ना आपको, इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन। तो जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, क्यों, SN1 में वैसा तो हो नहीं रहा कि न्यूक्लियोफाइल एक्स अलग नहीं हुआ, बैक साइड से अटैक हुआ है ना, पहले तो उनका ब्रेकअप होता है और वो स्टेप स्लो है और वहां बनता है हमारा कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा, हमारी फर्स्ट जो स्टेप है वो उतना ही फास्ट हो जाएगा और रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां हमारा कार्बोकेटाइन हम बना के देख लेते हैं। इन सब का कार्बोकेटाइन क्या होगा, इसका होगा CH3 पॉजिटिव, देन आ जाएगा हमारा RCHH प्लस, देन RCRH प्लस और देन लास्ट वाला RCRR प्लस। ओके, ये 4 हमारे कार्बोकेटाइन बन गए, इनके ही बना लिया नहीं इधर। ठीक है, तो अब देख रहे हैं इनमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, और हमने क्लास 11 से पढ़ा है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, जिसका चार्ज कम होता है। जितना कम चार्ज है वो चीज उतनी ही ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे कम चार्ज क्या है। ठीक है, और जो हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जो आर ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां देखो, यहां 3 आदमी इसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहां इसको 2 दे रहे हैं, यहां 1 दे रहे हैं और यहां H है कोई नहीं दे रहा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट सेम होती है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ठीक है, तो बात समझो, कहां आपको लग रहा है कि चार्ज कम है, कहां लग रहा है चार्ज ज्यादा। यहां इसके पास प्लस चार्ज था, प्लस था, उसको बहुत सारा क्या दे रहे हैं, 3 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां भी चार्ज थोड़ा कम होगा, यहां भी कम होगा, यहां उतना ही रहेगा, बट सबसे कम कहां होगा, यहां पे। बात समझ लो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इनमें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, क्योंकि यहां इसके पास प्लस जो चार्ज था उसको 3 लोगों ने इलेक्ट्रॉन देके उसका चार्ज क्या कर दिया, कम कर दिया। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी यहां पे सबसे ज्यादा किसकी होगी, यहां पे रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हमारे टर्सरी की होगी। ठीक है, याद रखिएगा, रिवर्स हो गया, यहां सबसे ज्यादा CH3H की थी और यहां सबसे कम टर्सरी कार्बन की थी, जबकि यहां सबसे ज्यादा टर्सरी एल्काइल हैलाइड की क्या होगी, रिएक्टिविटी। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एक्स की बात करें हम लोग कि कौन सा हेलोजन ले रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कि हम RF लें, RCl लें, RBr लें या RI लें। ठीक है, कौन सा लें कि रिएक्टिविटी हमको ज्यादा मिले, इसका भी सिंपल सा बनना है। आप सोचिए, देखो सब काम सोचने में हो जाता है हमारा, ऐसा नहीं है कि हमको कुछ याद करना है। यहां होता क्या है, एक्स चला जाता है, एक्स लीविंग ग्रुप होता है ना, तो यहां से इन हेलोजन को जाना है। देख लो, जो जल्दी जाएगा वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी ना। अब देखते हैं कौन जल्दी जाएगा। हमको पता है सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का ना, सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, RI बॉन्ड की। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, RF बॉन्ड की। और जो बॉन्ड बड़ा है वो इजीली टूटेगा, इजीली टूटेगा तो जाएगा भी इजीली, समझ रहे हो। RX इजीली ब्रेक हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा।
तो सबसे फास्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी? आर। और यहां भी ये ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्टिविटी किसकी है? आयोडीन वाले की है। क्यों है समझ आया? क्योंकि I माइनस हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, उसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्यों? बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब हमने कुछ कुछ चीजें सीख ली। आपको समझ आया ना हमने क्या क्या सीख लिया? हमने SN1 और SN2 जब पढ़ा तो मैं बोलता हूँ डिफरेंस बोलता हूँ, आप सुनिए, ठीक है। SN2 जो है हमारा कितना स्टेप है? सॉरी 1 स्टेप मैकेनिज्म। SN2 कितने स्टेप है? एक ही स्टेप में खत्म हो गई थी। इंटरमीडिएट क्या बना था? पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, बीच में एक कार्बन बना था जिसमें 5 वैलेंसी आ गई, ठीक है। SN1 कितने स्टेप में कंप्लीट हुई? 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप स्लो था। इंटरमीडिएट क्या बना हमारा? कार्बोकेटाइन बना था, ठीक है। देन यहां जो रिएक्टिविटी है SN2 में, रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों पे डिपेंड करती थी। कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करती थी और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती थी। हमने रेट में लिखा था RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों। जबकि जो SN1 है इसमें रेट किस पे डिपेंड करेगी? ओनली इसमें रेट डिपेंड करेगी हमारी कंसंट्रेशन ऑफ RX पे, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। देन हमने इनमें ऑर्डर देख लिया रिएक्टिविटी का। यहां सबसे फास्ट रिएक्शन CH3H देता है, सबसे स्लो टर्सरी देता है। जबकि यहां पे सबसे फास्ट टर्सरी देता है और सबसे स्लो CH3H देता है। अच्छा देखो, एक चीज है जो हमारी NCERT में नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें डिस्कस कर देता हूं, बट समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, ठीक है। हमको मतलब रिएक्शन को थोड़ी पता चल जाता है कि मुझे SN1 फॉलो करना है या मुझे SN2 फॉलो करना है ना। हमने तो दो मैकेनिज्म पढ़ी ना, तो रिएक्शन को कैसे पता चल जाता है हमको कौन सा फॉलो करना है? नॉर्मली क्या होता है, CH3H है ना हमारा रिएक्टेंट, तो ये चांसेस होती है SN2 फॉलो करेगी, और एक टर्सरी है तो चांसेस होती है SN1 फॉलो करेगी, क्योंकि टर्सरी SN1 से फास्ट हो जाता है। बट प्राइमरी सेकेंडरी की लाइन बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी, ठीक है। CBSE में नहीं है, NCERT में नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मैं बता देता हूं, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे सोलवेंट कि हम किस टाइप का सोलवेंट लेते हैं। सोलवेंट तो हमको पोलर ही लेना है, ठीक है। हमारे पास दो टाइप के सोलवेंट है पोलर में भी। एक होता है पोलर प्रोटिक और दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक। इन दोनों सोलवेंट पे डिपेंड करता है कि मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होने वाली। पोलर प्रोटिक, पोलर का मतलब समझ रहे हो, कुछ पोलैरिटी होगी, कुछ चार्ज होगा। प्रोटिक वर्ड है प्रोटॉन से, ये जो सोलवेंट है ये H+ डोनेट करते हैं, ठीक है। जबकि एप्रोटिक में क्या है, ये H+ नहीं देते हैं। ये पोलर तो होते हैं, इनमें चार्जेस तो आते हैं, बट ये H+ नहीं देते हैं। पोलैरिटी तो होती है पर H+ नहीं देते हैं। पोलर प्रोटिक का एग्जांपल हमारे पास वाटर हो गया ना, कोई भी एसिड ले लो, CH3COOH, ठीक है, ये पोलर प्रोटिक का एग्जांपल हो गया। और पोलर एप्रोटिक का एग्जांपल हो गया हमारे पास THL, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। आपको फ्यूरेन याद होगी ना, क्लास 11 में देखा था ना। ये स्ट्रक्चर हमारी किसकी थी? फ्यूरेन की। टेट्राहाइड्रो मतलब क्या? हाइड्रोजन लगा दी। हाइड्रोजन कैसे लगेगी कि यहाँ बॉन्ड हटा दिया होगा तो दो वैलेंसी बनी, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दी, यहाँ भी बॉन्ड हटाया, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लिया। ये स्ट्रक्चर हमारे THL। तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन में पास नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये पोलर मॉलिक्यूल तो है बट प्रोटॉन नहीं देगा, ठीक है। तो इस पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है तो मैकेनिज्म जो फॉलो होगी वो होगी SN2, और जबकि पोलर प्रोटिक सोलवेंट में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है? SN1। तो ये भी आपका एक डिफरेंस है, आप याद करना चाहिए तो कर सकते हैं कि SN2 में सोलवेंट कैसा होता है? पोलर एप्रोटिक होता है, जबकि SN1 में सोलवेंट कैसा होता है? पोलर प्रोटिक होता है, ठीक है। तो ये हमने इनके थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी हमको इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, तो जो हमारा एक्चुअली में ऑप्टिकली क्या चेंज आ रहा है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ रहा है। तो हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने के लिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब जिसमें हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे SN1 और SN2 की, उसको समझने के लिए फर्स्ट हमको ये समझना होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या। समझ रहे हैं बात को? हमको क्या पढ़ना है पहले? ऑप्टिकल एक्टिविटी,
हाँ मुझे पता है तुमने क्लास 11 में पढ़ा है, फिर भी मैं ये रिवाइज करा देता हूँ, कुछ बच्चे को। ऑप्टिकल एक्टिविटी, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करें तो वो क्या करते हैं, लाइट को रोटेट कर देते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट में लाइट एक ही डायरेक्शन में पोलराइज होती है, ठीक है, इस टाइप की लाइट। नॉर्मली जो पॉइंट सोर्स से हमारी लाइट निकलती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। आप क्लास फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि पोलराइजेशन क्या है। तो इसको लाइट को, ये जो नॉर्मल लाइट है इसको पोलराइज करके हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे एक ही डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, ऐसा सोच सकते हो। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को इफ हम एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास करते हैं, इफ ये लाइट क्या होगी, रोटेट होगी, ये लाइट क्या होगी, रोटेट होगी, चाहे राइट डायरेक्शन में हो चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हो, बस क्या होता है, रोटेट हो। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारे लिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ओके। और ये लाइट रोटेट नहीं हुई तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। तो पहले समझिए ऑप्टिकली एक्टिविटी है क्या, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है दोज कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन लेफ्ट डायरेक्शन आइदर इन और इन राइट डायरेक्शन आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है उसके पास करो तो वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और रोटेट नहीं कर सकता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो हमको कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। आप पहले ऑप्टिकली एक्टिविटी समझ गए ना, चलिए। ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है इनकी जो इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मीन्स इसकी इमेज एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होती। मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे मेरा ए है, ठीक है, कोई कंपाउंड है ए दिखता है ऐसा, ठीक है। अब मैं जब इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो कैसे बनेगी, इसकी मिरर इमेज ऐसी बन जाएगी। क्या ये एक दूसरे के ऊपर फिट हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। इसको उठा के इसके ऊपर रखो, एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। ये क्या है, ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ये सुपर इम्पोजिबल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। बात समझे, इफ एक दूसरे के ऊपर इमेज फिट हो गई तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। सेम एग्जांपल बात करें बी के लिए, इफ हम बी की मिरर इमेज बनाए तो बी की मिरर इमेज कुछ इस टाइप की बनेगी। क्या ये एक दूसरे के ऊपर फिट हो सकती है, इसको यहाँ पे ले जाके रखें तो ऊपर फिट होगी, नहीं होगी। तो ये कंपाउंड क्या है, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। ये एग्जांपल हो गया आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का, ठीक है, कि मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसे हो सकती है। बट आपको पता होगा कि जो हमारा कंपाउंड है, जो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई सा भी कंपाउंड पढ़े, मान लो आर डैश एक्स एच, ऐसा कुछ कंपाउंड, इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। जो 3D स्ट्रक्चर उसकी हम मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, हम बोर्ड में फर्स्ट तो इमेज ही नहीं बना सकते, ठीक है, हमें अलग टूल्स की यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, 3D डिजाइनिंग की यूज करनी पड़ेगी। बोर्ड पे तो हम 3D नहीं बना सकते ना, बात समझ रहे हैं आप मेरे को। क्यों, क्योंकि इसकी जो शेप है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है, हमारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम इमेज बना के नहीं बता सकते हैं कॉपी में तो कि ये सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए दूसरा तरीका क्या निकाला, फिर हमने बोला इफ कंपाउंड में हमारा कायरल कार्बन है, कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन, चायरल नहीं है, ठीक है, क्या नाम है, कायरल कार्बन। इफ कंपाउंड में हमारा कायरल कार्बन है, इसका एक और भी नाम है, स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। अब हमने डेफिनेशन सिंप्लीफाई कर दी कि दोज कंपाउंड विच कंटेन कायरल कार्बन, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कायरल कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। इफ कंपाउंड में हमारा कायरल कार्बन है तो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल कार्बन के दूसरे नाम है स्टीरियो सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। अब कायरल कार्बन क्या है, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट है। इफ एक कार्बन पे जो कनेक्ट चारों ग्रुप है, वो चारों ग्रुप डिफरेंट है तो कायरल कार्बन है। फॉर एग्जांपल एक जगह मान लो हाइड्रोजन है, एक जगह Cl3, एक जगह C2H5 है, एक जगह Cl है,
तो ये कार्बन कैसा हो गया हमारा, कायरल कार्बन हो गया, और ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये लाइट को आइदर तो राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, आइदर लेफ्ट में रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये जो था कंपाउंड, ये क्या था, इनकी मिरर में सेम नहीं आई थी ना, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव थी। ठीक है, तो ये आइदर राइट में रोटेट करते, आइदर लेफ्ट में रोटेट करते। तो जो राइट में रोटेट करते हैं उसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेट। कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट समझे ना। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। अच्छा बच्चों बताओ कि यहाँ पे कोई कार्बन कायरल कार्बन है या नहीं है। हम पहले कायरल कार्बन को या स्टीरियो सेंटर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्टीरियो सेंटर है या नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में कि इस डायग्राम में कहीं स्टीरियो सेंटर है या नहीं। तो हम चेक करेंगे, इस कार्बन से स्टार्ट किया मैंने, ये कार्बन एक इससे बॉन्ड बना रखा है और 3 क्या होंगे इसके पास हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन सेम होगी, कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। इस कार्बन की बात करें तो इसमें एक तो इसके साथ एक कार्बन है, एक तरफ ये चेन है, 2 है, और 2 इसके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होगी, सेम हो गया, चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तो ये भी कायरल कार्बन है। इसकी बात करें, इसमें 2 बॉन्ड बना है, 2 इसके पास हाइड्रोजन होते, ये भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता। इसकी बात, इसके एक साइड क्या है, एक कार्बन है मतलब मिथाइल, एक साइड 3 कार्बन है मतलब प्रोपाइल है, एक साइड ब्रोमीन है, और चौथा जो बच गया हाइड्रोजन है। समझ रहे, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, एक साइड एक कार्बन, एक साइड 3 कार्बन, एक साइड ब्रोमीन, और एक क्या है जो नहीं दिख रहा है वो हाइड्रोजन है। तो ये जो कार्बन है ये हमारा क्या है, कायरल कार्बन है, ये हमारा क्या है, स्टीरियो सेंटर है। बात समझे आप। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये लाइट को रोटेट कर सकता है, कहां, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन में, आइदर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमने जो सीखा था थोड़ी देर पहले कि जो बी था इसकी मिरर इमेज इसके जैसी नहीं आई थी ना, और ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता था, तो मतलब ये रोटेट कर सकता था। तो रोटेट किस डायरेक्शन में करेगा, आइदर तो किस डायरेक्शन में करेगा, राइट डायरेक्शन में करेगा ना, आइदर किस डायरेक्शन में करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो जो राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जो कंपाउंड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को हम स्मॉल डी या फिर प्लस से डिनोट करते हैं, और लीवो को हम स्मॉल एल या माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया। Those compounds which rotate plane polarized light in right direction are known as dextrorotatory and represented by small d or plus. ठीक है, and those compounds which rotate plane polarized light into left direction are known as levorotatory and represented by small l or minus. Okay, तो अब इसमें बात करें, एक बाई चांस ये हमारा राइट में रोटेट कर रहा होगा तो इसकी मिरर इमेज जो है वो लेफ्ट में रोटेट करेगी। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी तो ऑप्टिकली एक्टिव है, समझ रहे हो बात को। ठीक है, इफ ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये क्या होगा, लीवो, और इफ ये हमारा लीवो रोटेटरी है तो ये क्या है, डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो आप बात समझे, किसी भी कंपाउंड की जो मिरर इमेज होगी वो इससे अपोजिट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी रखेगी। इफ वो कायरल कार्बन कंटेन करता है, इफ इसकी बात करें, इसकी मान लो प्रॉपर्टी है हमारे डेक्स्ट्रो, तो इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो कैसी प्रॉपर्टी रखेगी, वो लीवो रखेगी। हाँ, इफ कोई कंपाउंड ऐसा है जो इसमें CH4 की बात करें, कार्बन के बाद चारों हाइड्रोजन है, ठीक है, कायरल कार्बन है ही नहीं, तो इसके मिरर इमेज कोई प्रॉपर्टी रखेगी नहीं, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो मिरर इमेज नहीं रखेगी। पर हम बात करें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की, इफ वो कुछ प्रॉपर्टी रखता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे D कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे L कॉन्फ़िगरेशन हो, और उसकी हम मिरर इमेज बनाए तो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज जो आएगी उसकी प्रॉपर्टी क्या आएगी, रिवर्स आएगी। बात समझे, तो ये हमारा क्या हो गया, समझ गए हो गए ना, एक रिलेशन हो गया। इस रिलेशन को हम बोलते हैं इनंशियोमर्स। ठीक है, इसका और इसका जो रिलेशन है उसको क्या बोलेंगे, इनंशियोमर। इसका और इसका मिरर इमेज का जो रिलेशन है उसको क्या बोलेंगे, इनंशियोमर्स। अच्छा, सिंपल है, सुनो, इनंशियोमर क्या है, इनंशियोमर क्या फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसका और इसके मिरर इमेज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा।
फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, XYZ जो भी होगा वो सब सेम होगा। क्यों है तो यही ना, खाली मिरर इमेज बनानी, बस किसमें डिफरेंस होगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इनोन्शियोमर्स आर दोज कंपाउंड व्हिच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंस इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनोन्शियोमर्स बोलते हैं। तो बच्चों हमने इनोन्शियोमर पढ़ लिया ना, इनोन्शियोमर्स पढ़ लिया। अब क्या है, अब हम प्रोसेस सीखेंगे कि प्रोसेस क्या क्या है ना, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म के बेस पे क्या क्या प्रोसेस हो सकती है। तो तीन प्रोसेस हमारे पास, सिंपल सी है, रिटेंशन, सेकेंड हमारे पास इन्वर्जन, और थर्ड है हमारे पास रेसिमाइजेशन। ठीक है, तीन प्रोसेस। इफ जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है इनका ऑप्टिकली कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है तो ये आता है हमारा रिटेंशन। इन दोनों का ऑप्टिकली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम होगा, सेम ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनका ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम होगा। मींस एक रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है और प्रोडक्ट आपको डेक्स्ट्रो मिल जाता है, या रिएक्टेंट लियो है, प्रोडक्ट भी लियो मिलता है, तो प्रोसेस किस नेम से जानी जाती है, रिटेंशन। कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम मिलेगा। ठीक है, बट इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है, ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, अपोजिट ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनका ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, अपोजिट हो। लाइक ये मान लो डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट हमको मिला लिवो, या ये हमारा लिवो है तो प्रोडक्ट हमको मिला डेक्स्ट्रो। ठीक है, लिवो है तो डेक्स्ट्रो मिलेगा, डेक्स्ट्रो है तो लिवो मिलेगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, और रेसिमाइजेशन क्या है, इफ रिएक्टेंट कुछ भी हो, रिएक्टेंट चाहे डेक्स्ट्रो हो, ठीक है, प्रोडक्ट मिलेगा आपको डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों मिलेगा। ठीक है, सेम भी मिलेगा और अपोजिट मिलेगा। चाहे रिएक्टेंट हमारा लिवो हो तो भी आपको प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो भी मिलेगा और लिवो भी मिलेगा, वो भी कैसे अमाउंट में, ये भी 50% मिलेगा और ये भी कितना मिलेगा आपको, 50% मिलेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। बात समझे, इफ आपका रिएक्टेंट कुछ भी हो बट प्रोडक्ट में सेम भी मिल रहा है और अपोजिट भी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, कितना, 50% डी मिलेगा और 50% ही एल मिलेगा, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। और जो ये मिक्सचर आपको मिलने वाला है, प्रोडक्ट एक मिक्सचर होगा ना, 50% डेक्स्ट्रो या 50% लिवो है, उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। बात समझे, इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम SN1 और SN2 की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं, पर मैं इसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करा देता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट हमने ऑप्टिकली एक्टिविटी पढ़ा, हमने बोला जो कंपाउंड लाइट को रोटेट कर सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो राइट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे वो डेक्स्ट्रो है, जो लेफ्ट में रोटेट करेंगे वो लिवो है। हमको कैसे पता चलेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, सबसे पहले हमने बोला नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मिरर इमेज एक दूसरे पे फिट नहीं होनी चाहिए, बट मिरर इमेज ड्रॉ करना टफ है, तो हमने बोला उनके पास या तो एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन या स्टीरियो सेंटर होना चाहिए, तीनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है, ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो उसको स्टीरियो सेंटर बोलते हैं हम लोग, या कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया डेक्स्ट्रो लिवो। फिर हमने पढ़ा प्रोसेस हमारी तीन टाइप की हो सकती है। ठीक है, क्या क्या, रिटेंशन। इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो वो क्या है, रिटेंशन प्रोसेस। इफ ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है तो वो क्या है, इन्वर्जन है। इफ प्रोडक्ट में हमको डेक्स्ट्रो लिवो दोनों मिले 50-50%, तो वो प्रोसेस क्या है, रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो अब हम SN1 और SN2 को डिस्कस कर लेते हैं। SN2 एंड SN1, आपको मैकेनिज्म याद होगी ना, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं। ठीक है, था क्या कि यहाँ हमारा हाइड्रोजन होता था, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कहां से अटैक करता था, SN2 में बैक साइड से। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो जाता था इस साइड में और यहाँ कार्बन रह जाता था। इसको हम एक टाइप से इन्वर्टेड अम्ब्रेला भी बोलते हैं। ठीक है, कि अम्ब्रेला पहले इस साइड खुला था, उल्टा हो गया इस साइड खुल गया। ठीक है, तो यहाँ बैक साइड से अटैच हो रहा है। तो आप बताइए इफ ये ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तभी कुछ होगा, रिटेंशन, कन्वर्जन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन। ठीक है, अच्छा
तो बात करते हैं यहाँ कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ एक्स इस साइड का, यहाँ न्यूक्लियोफाइल इस साइड आएगा, तो यहाँ क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यहाँ क्या मिलेगा हमको, ये जो डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो मिलेगा, ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो मिलेगा, यहाँ हो जाएगा इनवर्जन। बात समझे? जो SN2 प्रोसेस है वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, आपके इन्वर्जन को। SN1 की बात करते हैं तो SN1 में आपको याद है फर्स्ट क्या हो रहा था, ये ब्रेकअप होता है इनका ना, x हमारा x-1 के अलग हो जाता था, ये पॉजिटिव बन जाता था। अब इस पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी आ सकता है और बैक से भी ना। अब तो इसके पास कोई है नहीं नेगेटिव वाला रिपेल करने के लिए, तो ये फ्रंट से आएगा तो सेम कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा और बैक से आएगा तो अपोजिट। तो यहाँ क्या होता है, ये प्रोसेस क्या है, ये है हमारी रेसिमाइजेशन, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है, जो भी बनेगा, मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, इसमें दोनों होगा, इसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो भी होगा और लीवो भी होगा, 50% डेक्स्ट्रो होगा, 50% लीवो होगा, ठीक है। तो ये हमने मैकेनिज्म कंप्लीट कर ली इसकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलेक्युलर। बट हमने अभी तक रिएक्शन नहीं पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन को भी, हमने जस्ट एग्जांपल में हमेशा न्यूक्लियोफाइल लिया है, ठीक है। अब हम न्यूक्लियोफाइल को चेंज करेंगे, न्यूक्लियोफाइल में कभी OH माइनस लगाएंगे, कभी वाटर लगाएंगे और देखेंगे क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। फर्स्ट हम रिएक्शन लेते हैं RX प्लस KOH या फिर NaOH, बट ये कैसा होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, इसे पानी मिक्स होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट इसमें देखो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो। KOH या NaOH ब्रेक हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस, यहाँ से X चला जाएगा, OH आ जाएगा, सिंपल सी मैकेनिज्म, ROH बनेगा। बात समझे, एल्कोहल बनेगा। RX को KOH एक्वस NaOH में मिक्स करेंगे आप तो क्या बनेगा, ROH बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग RX और रिएक्शन करा लेते हैं हम वाटर। अब यहां सोचिए, यहां कौन है न्यूक्लियोफाइल, यहां वाटर खुद न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। यहां न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहां वाटर खुद न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास है लोन पेयर। तो यहां से जब X जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। तो हुआ क्या, यहां बन गया R, ये बन गया OH2। अब बात सोचो, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन का चार्ज कैसा हो गया, OH2 को ऐसे लिखा है, ठीक है। ऑक्सीजन का चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। बात समझ में अच्छे से सुन लीजिए, ये H जब निकला तो इसके पास चार्ज कैसा हुआ होगा, नेगेटिव, इसके पास चार्ज कैसा हुआ होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका चार्ज तो 0 हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका चार्ज पॉजिटिव हो गया। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी अपने पास प्लस चार्ज नहीं रखती है, हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा या एक टाइप से H प्लस रिलीज कर देगा, तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, ROH। तो बल यहाँ भी अल्कोहल रहा है, यहाँ भी अल्कोहल रहा है, बट न्यूक्लियोफाइल अलग है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस था और यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर, ठीक है। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, RX के साथ हमने NH3 मिक्स किया, अमोनिया। तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर का कॉन्सेप्ट समझते हो ना, समझते हो ना। नाइट्रोजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 ने तो बनाया बॉन्ड ना, 5 में से 3 ने बॉन्ड बना दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, बात समझे। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर है, ओके। तो इस लोन पेयर में वो किसको देंगे, R को पहले लिखेंगे, X हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, X इसको छोड़ के जाएगा, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और R NH3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा नहीं। अब ये यहाँ से क्या करेगा, ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या सिंपल बोले तो H प्लस निकाल देगा, ये RNH2 बन जाएगा ना, ये हमारी प्राइमरी हमारी, ठीक है। और रिएक्शन देखते हैं, इफ RX की रिएक्शन, अच्छा एक अच्छी रिएक्शन देखते हैं हम, AgCN से करें, ठीक है, और RX की रिएक्शन इफ हम KCN से करें, दिखने में सेम लग रहा है, प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट आने वाला है, ठीक है। तो यहां बनेगा RNC, जबकि यहां बनेगा RC। यहां साइनाइड बन रहा है, यहां आइसोसाइनाइड बन रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, आइसोसाइनाइड, और इसका नाम क्या है, साइनाइड, ठीक है।
तो यहाँ तो बन रहा है आइसोसाइनाइड, यहाँ बन रहा है साइनाइड। तो बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है कि AgCN से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड क्यों बनता है, इसमें साइनाइड क्यों बनता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, जो KCN है ना, ये क्या है, ये हमारा आयोनिक कंपाउंड है, जबकि AgCN क्या है, ये हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड आपको पता है ब्रेक हो जाता है, ये मिलेगा K+Cn-। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ क्या मिलेगा K+ और Cn-, और C इस पे अटैक करेगा, RC बनेगा। ठीक है, जबकि AgCN कोवेलेंट है, ये टूटेगा नहीं, इसकी C फ्री नहीं है। यहाँ तो आपका क्या है, C फ्री हो जाएगा, K+ जब अलग हो जाएगा इससे पानी में डालने से, तो यहाँ C फ्री है आपका, तो C से डोनेट करके वो R से अटैच हो जाएगा। बट AgCN में ऐसा नहीं है, AgCN में आपका C जो है वो फ्री नहीं है, वो C तो Ag से अटैच ही रहेगा क्योंकि कोवेलेंट है। तो यहाँ अटैक ऑलवेज कहां से होगा, यहाँ नाइट्रोजन से होगा। जो Cn है ना, वो आपका एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, वो C से भी दे सकता है और N से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, C से भी अटैक कर सकता है और N से भी अटैक कर सकता है। किसी के पास दो डोनेटिंग साइट है, न्यूक्लियोफाइल के पास दो डोनेटिंग साइट है, तो उसको हम एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो जो Cn आपको Cn- एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल है, बट AgCN में C फ्री होगा ही, तो ऑलवेज कहां से अटैक करेगा, N से, तो यहाँ NC ही बनेगा। जबकि KCN में C हमारा हो जाएगा फ्री, C से अटैक होगा तो साइनाइड बन जाएगा। सेम केस है हमारा इफ RX की रिएक्शन हम लोग KNO2 के साथ करें। ठीक है, तो इस टाइम आपका बनेगा RONO। ठीक है, अच्छे से लिखना हो तो इस टाइप का बॉन्ड होता है, ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और जबकि RS की रिएक्शन आप AgNO2 के साथ कराएंगे तो आपका बनेगा, क्या बनेगा, RNO2। ठीक है, लॉजिक पूछे तो सेम बता देना, आपको कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं, बस बोल देना ये कोवेलेंट है या नहीं, काम खत्म। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा एल्काइल नाइट्राइल, सॉरी एल्काइल नाइट्रेट। ठीक है, ONO को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रेट। जबकि NO2 क्या होता है, नाइट्रो। ये हमारी क्या है, नाइट्रो एल्कीन। ठीक है, इसका नाम मान लो यहाँ CH3 होता तो क्या लिखते हैं, मिथाइल नाइट्रेट, और इस यहाँ CH3 होता तो यहाँ लिखते हैं नाइट्रोमीथेन। ठीक है, बात समझ रहे हो। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन समझ रहे हो ना, X जा रहा है कुछ और आ रहा है। ठीक है, ये लिया, इफ हम यहाँ ये ले लेते हैं सपोज CH ट्रिपल बॉन्ड CN, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो यहां से Na जाएगा, यहां से X जाएगा, NaX निकल जाएगा, ये यहां अटैच हो जाएगा। हमें अपना मेन प्रोडक्ट याद रखना है, मैं बाई प्रोडक्ट पे डिस्कस नहीं करूंगा, मेरा मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहा हूं कि नेगेटिव वाला R के ऊपर आके अटैच हो जाता है। तो यहां बन गया RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, RX इफ R'(COO) Ag डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ S था, इसके Ag के सोल्ट के साथ रिएक्शन करा के Ag लगाया। अब क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये प्लस आएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा R'(COO), यहाँ जो माइनस था वो डायरेक्टली किससे अटैच हो जाएगा, R से, तो ये हमारा बन गया एस्टर। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन। अच्छा, एक और लेते हैं जब आ जाएगा, ठीक है, ये लास्ट रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमने क्लास में बहुत बार सुनाया तुम लोगों को। ठीक है, ये क्या है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या होता है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कर देता है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ना, या और बेटर बोले तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटा देता है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, X को हटाएगा, हाइड्रोजन ऐड कर देगा, यहाँ बन जाएगा RH। RH मतलब एल्केन बन गई, समझ रहे हैं, यहाँ क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगी। मान लो क्लोरीन है तो क्लोरीन चला जाएगा, वहां कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो चलो आज का लेक्चर खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, मैक्सिमम हर साल आता है SN1 SN2 से क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.